वेलकम टू CRPC प्रीलिम्स पॉइंटर। आज का टॉपिक है हाजिर होने और चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, जो कि सेक्शन 61 to 105 तक है। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स। क्वेश्चन है, समन की तामील किस प्रकार की जाती है? आंसर, पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, किसी अधिकृत या प्राधिकृत व्यक्ति के लोक सेवक द्वारा। धारा 62 ऐसा बोलती है कि समन की तामील या तो पुलिस के द्वारा की जा सकती है या फिर न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या फिर न्यायालय जिसे किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करे, अधिकार दे इस चीज़ का, उसके द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास छोड़कर की जा सकती है? धारा 64 में ऐसा उपबंध किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, किसी दंडाधिकारी के द्वारा उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आह्वान पत्र का निर्वाह किसके द्वारा किया जा सकेगा? आंसर है, उक्त स्थान के दंडाधिकारी को आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजकर। ओके। एक विधिमान्य वारंट के आवश्यक तत्व क्या हैं? वारंट को लिखित, न्यायालय के पीठासन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPC का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है? आंसर है धारा 97 यानी सेक्शन 97 बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समक्ष है। क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है? आंसर है हाँ, 104 के सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 104 के अंदर। क्वेश्चन है, समन का प्रारूप क्या होता है? आंसर, इस संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में 2 प्रतियों में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, यानी कि सील लगी होती है, मुहर लगी होती है। नेक्स्ट है, संहिता के अंतर्गत निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील कैसे की जाती है? ठीक है, यहाँ पर पूछ रखा है निगमित निकाय जो होते हैं कॉर्पोरेशंस, उन पर कैसे समन की तामील कराई जाएगी? आंसर है, किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत के निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। ये बताया गया है धारा 63 में। ओके। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप क्या होता है? आंसर है, संहिता की धारा 70 यानी सेक्शन 70 के अनुसार इस संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होती है। ये सेम ही होता है वारंट पर भी। क्या वारंट का प्रारूप भी सेम ही होता है जो हमने समन का पढ़ा था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई जारी किया गया वारंट कब तक प्रवर्तन में रहता है? आंसर है, प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। ऐसा बोलती है हमारी सेक्शन 70 क्लोज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी वारंट किसे जारी किया जाता है? आंसर है, गिरफ्तारी वारंट पुलिस अधिकारियों को या जारी करने वाले न्यायालय जिसको आवश्यक समझे या फिर किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकेगा। नेक्स्ट है, वारंट का निष्पादन कहाँ किया जाता है? तो सेक्शन 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। जो यहाँ पर हम आपको सेक्शंस बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है CRPC के अंतर्गत। इनमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किस धारा में बता रखा है कि गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। तो आपको ऑप्शन में सही ऑप्शन चूज़ करना है कि सेक्शन 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजे गए वारंट के संबंध में CRPC की किस धारा में उपबंध है? यह है सेक्शन 78 के अंतर्गत। अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में फरार होने की घोषणा और संपत्ति की कुर्की से संबंधित उपबंध संहिता की किस या किन धाराओं में है? आंसर है, संहिता की धारा 82 से 86 तक के अंतर्गत, यानी सेक्शन 82 to 86 तक है। इंग्लिश में भी इसलिए बताना पड़ रहा है या फिर मैं कोई सेक्शन हिंदी में ना बता करके इंग्लिश में ही उसको बोलना पड़ रहा है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कुछ हिंदी के ये वर्ड ऐसे होते हैं कि उनको नहीं समझ आते हैं और हिंदी वाले तो इंग्लिश में ये समझ ही लेते हैं। संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को फरार घोषित किया जा सकता है? सेक्शन 82 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को क्या है, फरार घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संहिता की धारा 82 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के कितने दिनों के भीतर नियत स्थान और समय पर फरार व्यक्तियों को हाजिर होना होता है? यानी उद्घोषणा जब की जाती है उसके अंतर्गत कितना समय दिया जाता है हाजिर होने के लिए? तो आंसर है, ऐसी लिखित उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर। ओके। नेक्स्ट है, न्यायालय
कब किसी व्यक्ति के फरार होने की घोषणा करता है? आंसर है जबकि न्यायालय को यह विश्वास होने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या फिर अपने को छिपा रहा है जिससे कि वारंट का निष्पादन न किया जा सके, तो वह फरार होने की घोषणा कर सकता है। ओके, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है? तो यह है धारा 83 यानी सेक्शन 83 के अंतर्गत आपको कुर्की यानी कि अटैचमेंट का प्रावधान दे रखा है। फरार व्यक्ति के किन संपत्तियों की कुर्की और कब की जा सकती है? आंसर है संहिता की धारा 83 के अनुसार उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या फिर स्थावर या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। यानी मूवेबल हो संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल, किसी भी प्रकार की आपकी संपत्ति कुर्क यानी अटैच्ड की जा सकती है सेक्शन 83 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश भी दे सकता है? आंसर है जब उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है क्या कर सकता है, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का वयन करने ही वाला है, यानी कि उसके अपनी प्रॉपर्टी या फिर उसके किसी पार्ट को बेच ना दे वो इस डर से, या फिर अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं से हटाने ही वाला है, यानी कि वो क्या पता न्यायालय की लोकल लिमिट्स से हटा दे उस प्रॉपर्टी को। ओके, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश भी दे सकता है अगर न्यायालय को लगता है कि ये दो आधार मौजूद हैं। ओके, संहिता की धारा 83 के अंतर्गत कुर्क की जाने वाली संपत्ति यदि ऋण या जंगम संपत्ति है तो कुर्की की रीति क्या होगी? आंसर है ऐसी संपत्ति की कुर्की नंबर 1 अभिग्रहण द्वारा की जाएगी, या नंबर 2 रिसीवर द्वारा की जाएगी, या फिर नंबर 3 उद्घोषित व्यक्ति को संपत्ति परिधान करने का प्रतिरोध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। ओके, और फिर 4 में क्या है कि उक्त रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जा सकेगी। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीका अपनाएं, दो भी अपना सकते हैं या सारे तरीके भी अपना सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संहिता की धारा 83 के अंतर्गत यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति स्थावर है, ठीक है, अगर इमूवेबल है और राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है तो उसकी कुर्की कैसे की जाएगी? आंसर है ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की दशा में उसकी कुर्की उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है। क्वेश्चन है स्थावर संपत्ति की दशा में यदि वह राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि नहीं है तो कुर्की कैसे की जाएगी? यानी पहले हमने पढ़ा कि अगर राज्य सरकार को राजस्व मिल रहा है, उस भूमि से रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी स्थावर भूमि की दशा में उसकी कुर्की उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसी भूमि है कि जिससे स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है तो कैसे की जाएगी? तो ये पढ़ते हैं। तो ऐसी दशा में स्थावर संपत्ति की कुर्की निम्न तरीके से की जाएगी: कब्जा लेकर, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, उद्घोषित व्यक्ति को संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा, या फिर ओके, तो ये चार तो वही वाली रीतियां हैं जो हमने अभी ऊपर सेम पढ़ी हैं। उक्त सब रीतियों से या किन्हीं दो के द्वारा की जा सकती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 83 के अंतर्गत नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व किस प्रकार होंगे? आंसर है सीपीसी 1908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के तहत, यानी जो सीपीसी के अंतर्गत रिसीवर नियुक्त होता है, जो उसकी शक्तियां और अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वही सेम सीआरपीसी के अंडर भी होंगे। संहिता की धारा 83 के अंतर्गत कुर्की के अधीन किन संपत्तियों का तुरंत विक्रय किया जा सकता है? तो आंसर है इस धारा के अधीन यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति जीव धन है या विनश्वर प्रकृति की है तो न्यायालय उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 84 के अंतर्गत सेक्शन 83 के अधीन कुर्क की गई संपत्ति के बारे में दावा कौन व्यक्ति और कब कर सकेंगे, कब तक कर सकेंगे? आंसर है सेक्शन 84 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है जो कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर दावा कर सकता है, यानी कि वो क्लेम कर सकता है 6 मंथ्स के अंदर अंदर कि कुर्क की गई संपत्ति में उसका हित है।
जो कि कुर्क नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 84 के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के दावे पूर्णतः या भागते नामंजूर किए गए हैं वे कितने दिनों के भीतर सिविल वाद दायर कर सकते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जिनके दावे सेक्शन 84 के अंतर्गत नामंजूर कर दिए गए हैं, किसी नामंजूरी आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर यानी विद इन 1 ईयर आप अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए सिविल केस क्या है फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहिता की किस धारा के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्ति की निर्मुक्ति, वापसी या फिर विक्रय किया जा सकता है? तो धारा 85 के अंतर्गत बताया गया है ये कि जो कुर्क की गई संपत्ति है उसकी निर्मुक्ति, वापसी या विक्रय किया जा सकेगा। न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश कब दे सकता है? वह ऐसा आदेश तब दे सकता है जब उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर हाजिर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 85 के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय राज्य सरकार कब कर सकती है? जबकि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर हाजिर नहीं होता है, तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के वयनाधीन हो जाती है और राज्य सरकार ऐसी संपत्ति का विक्रय कर देती है। जो विक्रय है वो कैसे होगा? कुर्की की तारीख से 6 महीने के अवसान हो जाने पर कर सकती है ना? या फिर धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे के या आपत्ति का निपटारा हो जाने पर कर सकती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्क की गई संपत्ति उद्घोषित व्यक्ति के लिए कितने दिन तक सुरक्षित रखी जा सकती है? आंसर है, ऐसी संपत्ति ऐसे व्यक्ति के लिए कुर्की की तारीख से 2 वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जा सकती है। ओके। संहिता की नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता के अंतर्गत समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट कब जारी किया जा सकता है? आंसर है, सेक्शन 87 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में वारंट जारी किया जा सकता है। 87 में मतलब अगर समन के स्थान पर कब न्यायालय वारंट जारी करना चाहे तो कर सकता है। ये इसके 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात, परंतु व्यक्ति का हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व जारी किया जा सकता है, किंतु इस बीच न्यायालय विश्वास करे कि ऐसा व्यक्ति फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा। ओके। सेकंड पॉइंट है, समन की तारीख के पश्चात गिरफ्तारी वारंट तब जारी किया जा सकता है जब गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति समय पर न्यायालय में हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि समन की तामील ऐसे समय कर दी गई थी कि वह न्यायालय में समयानुसार हाजिर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय कब किसी दस्तावेज अथवा चीज को अपने समक्ष पेश करने के लिए समन जारी कर सकता है? ये धारा 91 बताती है कि जब वह यह समझता है, यानी कि जब न्यायालय समझता है कि उस न्यायालय के समक्ष चल रही किसी जांच विचारण या किसी अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए ऐसे दस्तावेज या किसी चीज का पेश किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपने समक्ष किसी दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए कब तक लिखित आदेश जारी कर सकेगा? आंसर है, केवल तभी जब वह समझता है कि उसके द्वारा किए जा रहे किसी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए ऐसे दस्तावेज या किसी चीज का पेश किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 91 के उपबंध साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं पर लागू नहीं होंगे? आंसर है, धारा 91 के उपबंध साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 व 124 पर लागू नहीं होंगे। ओके। सो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा सेक्शन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं इससे आगे का। ओके, थैंक यू।